वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम आज से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी बीपीएससी ट्री की फेज़ 2 की जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिला है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लिए हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस मिलेंगी, जिन्हें बस आपको अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और बस आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाना है। जैसे कि आपकी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का हम आपको नंबर वाइज करा देंगे। पहले हम आपका प्राचीन भारत की मैराथन क्लास करवा देंगे, फिर उसके बाद मध्य भारत का, फिर आधुनिक भारत का। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो आज हम आपको करा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुरुआत करेंगे और कम से कम हम आपको 500 प्लस क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसे अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपका जो हमारा भारतीय इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है गाइस, और जो हम आपको करा रहे हैं, हम आपको इधर उधर ना करके ज़्यादा ऑप्शनों में ना डाल के सीधा पॉइंट टू पॉइंट करा रहे हैं आपको, वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो पहला है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो वो थे आपके क्रिस्टोफ सेलियरस। जो आपके क्रिस्टोफ सेलियरस थे, उन्हें 3 जो अपना इतिहास है उसे 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इतिहास के पिता के रूप में किसे जानते हैं, तो वो हैं आपके हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हैं वो क्या कहते हैं, इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो आपकी हिस्टोरिका नामक पुस्तक है वो हेरोडोटस ने लिखी थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। तो वो आपका जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है इतिहास के बारे में, तो वो हमें धर्म ग्रंथों से पता चलता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अब आता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से आते हैं आपके, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है गाइस, फिर आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है गाइस, और वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था, तो वो आपके वेद व्यास है। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं, तो जो वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को संहिता कहते हैं। जब चारों वेदों को इकट्ठा करते हैं तो उन्हें संहिता कहते हैं। फिर है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप कह दोगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है गाइस, फिर आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋचाएं यानी कि जो सूत्र होते हैं वो ऋग्वेद में कितने हैं। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कि जो ऋग्वेद में ऋचाएं जो आपकी हैं वो 10,462 है। कितनी है, 10,462 ऋचाएं हैं। फिर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। जो ऋग्वेद की सारी ऋचाओं को पढ़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो वो आपकी विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है। तो सूर्यदेव को जो समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो आपके तीसरे मंडल से प्राप्त
होता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे घुमा फिरा के पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कैसे समर्पित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य को। और जो गायत्री मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद में भी कहाँ से लिया गया है, तो आपका तीसरा मंडल से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल है, तो वो आपका 9वें मंडल में। तो आप क्या कह देंगे, तो आप कह देंगे कि 9वें मंडल का जो संबंध है वो सोम देवता से। फिर है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो आप कह दोगे कि उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे, तो अधन्य शब्द का संबंध आपका गाय से है। फिर नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वो आपकी सरस्वती नदी है। फिर है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है, तो आप कह दोगे कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है, तो आप कह दोगे कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता इंद्र देवता को माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र देवता की संस्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो आप कह दोगे कि क्या कहते हैं, ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं जिसमें इंद्र देवता की ही स्तुति की गई, यानी कि पूजा अर्चना की गई है। फिर नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में गाइस आपका 10 राज्य पुरुष जो 10 राज्य युद्ध है वो किया गया है, यानी कि 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किया गया है। फिर है कि अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो अग्नि देवता के लिए आपकी 200 ऋचाओं की क्या कहते हैं रचना की गई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इंद्र के लिए कितनी है, तो इंद्र के लिए 250 है। फिर है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था जो आजीवन अविवाहित रहती थी, तो उन्हें अमाजु कहते थे, यानी कि वो पूरी जिंदगी विवाह नहीं करती थी तो उन्हें अमाजु कहते थे। फिर है कि अस्तोमा सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो अस्तोमा सदगम्य जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो मैक्स मूलर ने किया था। फिर है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, यानी कि वह कौन कौन से वेद हैं जो वेद त्रयी में आते हैं, तो वो आपके हैं ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है, तो जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। आयुर्वेद की रचना किसने की थी, तो वो आपकी धन्वंतरी ने की थी, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है गाइस, फिर आता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो संगीत है हमारा, तो वो कौन सा वेद है जिसे संगीत का जनक माना जाता है, तो वो है आपका सामवेद। कौन सा है, सामवेद। सामवेद में क्या कहते हैं, जो हमारे सुर ताल वेद जो भी होते हैं वो सब उसमें पाए जाते हैं। अब गाइस हमें कमेंट में बताइएगा कि वह कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना से संबंधित क्या कहते हैं किया जाता है, जो जादू टोना से संबंधित है और कालखंडों से, तो वो कौन सा वेद है, तो अब वो हमें आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में है, जो यज्ञ होते हैं हमारे हवन वगैरह होते हैं, तो वह कौन सा वेद है जिसमें वो यज्ञ की ऋचाएँ गाई जाती हैं, तो वो सामवेद में है गाइस। ठीक है, सामवेद के पाठ को क्या कहते हैं, तो सामवेद के पाठककर्ता को उद्धात्र कहते हैं। और सामवेद में कितने सूक्त हैं, तो सामवेद में आपके 1810 सूक्त हैं। ठीक है गाइस, फिर है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है। ठीक है, और कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में, तो वो आपका यजुर्वेद में। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली जो ऋचाओं का जो वर्णन है वो किस में है, तो वो भी आपका सामवेद में है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है, जो नक्षत्रों संबंधी जो भी रचनाएं जो भी जानकारी है वो आपकी यजुर्वेद से प्राप्त होती है, और यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं, तो वो यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे अथर्वणीय कहते हैं। ठीक है गाइस, अथर्वणीय। फिर नेक्स्ट है कि यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन किया गया था, तो यजुर्वेद में ज़्यादातर आपका जो वो है कर्मकांड से संबंधित
आपका प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके तैतरीय और शतपथ है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारक और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये आपका अर्थवेद में मिलता है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो जो अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वो आपकी ऋषि अथर्वा ने की थी, इसीलिए इसका जो नाम है वो अथर्ववेद पड़ा है। ठीक है गाइस। फिर है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो वो आपका है गोपद ब्राह्मण। ठीक है गाइस। फिर है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद हैं? तो अथर्ववेद में आपके कुल क्या कहते हैं 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। ठीक है गाइस। फिर है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में हाथ से लिखी हुई रचनाओं को खिल कहते हैं। ठीक है गाइस। फिर है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुई है? तो वो आपकी मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सबसे दयनीय स्थिति प्राप्त हुई है। फिर है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो वो आपकी मनुस्मृति पाई जाती है। ठीक है गाइस। और ये क्वेश्चन भी आपका बेस्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो उपनिषदों की संख्या जो है वो आपकी 108 है। ठीक है गाइस। फिर है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिला है? तो वो आपका पुराणों से प्राप्त होता है। फिर है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो आप कह दोगे कि पुराणों की संख्या 18 होती है। फिर है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप कह दोगे कि सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। फिर है कि विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो आप कह दोगे कि विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश का उल्लेख दिया गया है। ठीक है। अब ये जो आपकी करंट अफेयर की वार्षिक है इनकी भी हम वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे, जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सब की भी लेटेस्ट वीडियो हम मैराथन में ही आपको बना के देंगे, जिससे आपको एग्जाम में क्या कहते हैं जल्दी इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। बस एक वीडियो एक एक चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो आपकी मैराथन हो जाएगी। ठीक है गाइस। चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। फिर है कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो जो आपकी आंध्र सातवाहन वंश है उसकी जो जानकारी है वो आपके मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। फिर है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो वायु पुराण में आपका गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण से मिलता है? तो वो आपका वायु पुराण है। ठीक है गाइस। फिर है कि शुंग वंश का जो मानक ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप मनुस्मृति कहते हैं। फिर है कि वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है? तो वो वेदांग की रचना की गई है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग आपके कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका है शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है और ज्योतिषी, ये आपके वेदांग है। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो वो आपकी 6 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो वैदिक कालखंड है आपका उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? तो जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का आपका उसका काल माना जाता है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आपकी रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना की गई थी। फिर है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कह दोगे कि जो रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ठीक है। और ये भी वो आपकी संस्कृत में। ठीक है गाइस। फिर है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना आपके महर्षि वेदव्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? तो जो आपकी कार्बन 14 डेटिंग होती है उससे किसी भी वस्तु का पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है गाइस। फिर आगे है कि मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध जो व्याख्या का जो श्रेय है वो चार्ल्स डार्विन को दिया जाता
जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ऑर्गन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो वो आपके चार्ल्स डार्विन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइंस में काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। तो जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो आपका है होमो सैपियंस, ठीक है गानी। फिर है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का यूज किया था और उसी का ही निर्माण किया था। फिर है कि मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था, तो मनुष्य का पहला पालतू जानवर कुत्ता था और कुत्ता ही आपका बहुत सबसे ज़्यादा वफादार भी होता है। फिर है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आप कह दोगे कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था, ठीक है गाइस। फिर है कि भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी, तो जो भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की जो खोज हुई थी वो आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और कब की थी, तो आपकी 1863 में की थी। किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब, 1863 में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो जो पहिए का आविष्कार है आपका वो नवपाषाण काल में किया गया था। तो ये पाषाण जो आपके कालखंडों से जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी बार पूछे गए हैं कि आग का यूज कब किया गया है और क्या कहते हैं कुल्हाड़ी का यूज कब किया गया, पहली फसल कौन सी की गई है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल। फिर आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हमारे चैनल पे क्या कहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी की क्या कहते हैं लेटेस्ट अपडेट, कोई भी न्यूज़ होती है वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। और उनको कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे क्या पैटर्न रहेगा, वो सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास करा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास कराएंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास कराएंगे, फिर जो आपके बिहार जीके है वो कराएंगे। जितने भी स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और जो सामान्य ज्ञान होता है वो तो प्रत्येक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है, तो भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है, तो वो है आपकी हड़प्पा सभ्यता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप कह दोगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। फिर नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कब है, तो आप कह दोगे कि 25,000 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी अर्ध प्रात ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और अर्ध ऐतिहासिक युग क्या होता है, तो वो ऐसा युग जिसकी भाषा तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपकी एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप कह दोगे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कह दोगे कि जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन था, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो आपकी रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और हड़प्पा का सभ्यता की कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में, ठीक है। फिर है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो जो नाचती हुई एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी कहाँ से की, तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है, तो वर्तमान में आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु घाटी नदी के पास स्थित है, ठीक है गाइस। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था वो आपका हड़प्पा था। और हड़प्पा आपका 1921 में खोया गया था, वो भी दयाराम साहनी के द्वारा। फिर है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो आपकी पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो जानकारी है वो हमें खुदाई से प्राप्त हुई थी। फिर आगे है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो वो आपकी ग्रीन
जो ग्रिड पद्धति है वो अपनाई गई थी। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो वो आपकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो घोड़े के अवशेष हैं वो आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है गाइस, फिर है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो कालीबंगा है वो भारत के किस राज्य में, तो वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, बंगा यानी कि बेंगल, बेंगल मीन्स चूड़ियाँ। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हल के जोते हुई जो साक्ष्य हैं वो आपके कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ईंटों का जो साक्ष्य जो है वो भी हमें आपका कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, तो वो आपका सेल खड़ी पदार्थ का प्रयोग किया गया था। ठीक है गाइस, मोहरों को बनाने के लिए सेल खड़ी का यूज किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो घरों के निर्माण था वो ईंटों से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे, तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो वो आपका लोथल और सुरकोटदा वहाँ के बंदरगाह थे, प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि डोकियाई बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके लोथल यानी कि गुजरात से प्राप्त हुए हैं। फिर है कि चावल की खेती के साक्ष्य प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो चावल को जानते थे, इस चीज़ के जो साक्ष्य वो हमें लोथल गुजरात से प्राप्त हुए। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ मकानों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था, तो वो है आपका लोथल गुजरात। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। एकमात्र स्थल है जो कि दरवाजे जो होते थे वो उस मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, तो वो आपका लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ था, तो वो आपका सबसे ज़्यादा जो उत्खनन हुआ था वो आपका गुजरात में हुआ था। फिर है कि किस स्थान से लकड़ी के नगार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध किस स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य है वो आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल कलर के रंगों का प्रयोग किया गया था उन्हें बनाने में। ठीक है गाइस, आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है, तो उत्तर में स्थित स्थल जो है वो आपका मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो दक्षिणतम स्थल आपका दायमाबाद महाराष्ट्र है। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वो है आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश। फिर है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कहाँ है, तो वो आपका मकराना है, बलूचिस्तान। फिर है कि माप तौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई है, तो जो माप तौल से संबंधित जो पैमाने की खोज है वो आपकी लोथल यानी कि गुजरात से मिलता है। ठीक है, माप तौल यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो माप तौल को भी जानती थी और करती थी, तो इस चीज़ की जो साक्ष्य हैं वो आपके लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं और गुजरात से भी आपके काफ़ी ऐसे साक्ष्य जो वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो जो हड़प्पाकालीन समाज था आपका वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में 4 वर्गों में विभक्त था। फिर है कि सिंध का बाग यानी कि नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के एक संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो आकार था वो
त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र बना हुआ था वो त्रिभुजाकार बना हुआ था। ठीक है गाइस, जो इसका मैप होता है, जो उसकी आकृति होती है पूरी सभ्यता की, वो आपकी त्रिभुजाकार है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो आपका आदि शिव की क्या कहते हैं आकृतियाँ, उनकी जो वहाँ पे मुद्राएं थी उन पे आदि शिव की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, फिर है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किसका उत्कीर्णन है, किस पशु का? तो वो आपका बैल का उत्कीर्णन हुआ, यानी कि जो मोहरें हैं उन पर बैल की आकृति बनी हुई है। फिर है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? तो वो आपका धौलावीरा से पता चलता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? तो वो आपके सर जॉन मार्शल थे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा क्या कहते हैं क्या आकृति मिली थी या जो आपका विशाल स्नानागार है वो कहाँ मिला था? तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं? तो युगल समाधान यानी कि जो जोड़े में बॉडी को दफनाया जाता था वो आपके लोथल से इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फिर है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो कपास का उत्पादन था वो सबसे पहले हड़प्पावासियों ने किया था। फिर है कि ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो जो ग्रीक या यूनान के जो लोग थे वो कपास को शिंडन के नाम से जानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? तो जो तांबे का रथ है वो आपका देमावाद यानी कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। तो वो एक आकृति मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पावासी थे वो रथ से भी अनभिज्ञ नहीं थे, वो रथ को जानते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो वो आपका बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन, इन पशुओं की आकृति आपको मिलती है। फिर है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की जो मूर्ति है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो नेक्स्ट है कि मन के बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो जो मन के बनाने का कारखाने का जो साक्ष्य था वो आपका चंद्रहुदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चंद्रहुदड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? तो जो वो आपका सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में आपका पड़ता है। फिर जो चंद्रहुदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है गाइस, फिर है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में जो भारत के हिस्से में जो आता है सिंधु घाटी सभ्यता वो आपका है राखीगढ़ी, हरियाणा में, जो सबसे बड़ा है। फिर है कि राखीगढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो राखीगढ़ी नामक स्थल है वो आपका घाघर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है गाइस, फिर है कि सिंधु सभ्यता के समय टिन तथा तांबा का आयात किन देशों से किया जाता था? तो वो आपका अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको करा रही हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट करा रही हूँ, क्योंकि इधर उधर का बात करने से कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्वेश्चन आंसर याद करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ो। ठीक है गाइस, फिर है कि आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते हैं? तो आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहते हैं। फिर है कि लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा था? तो जो लोथल नामक स्थल था वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो विशाल स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। फिर है कि जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो जो जौ की खेती के साक्ष्य हैं वो आपके बनवाली यानी कि बनास
बनावली जो कि हरियाणा में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर है कि बनवाली किस नदी के तट पर है, तो वो आपका घाघर नदी के तट पर है। ठीक है गाइस, तो जो सबसे बड़े जो विशाल स्नानागार हैं, अन्नागार है, जो ऐसे बड़े बड़े हैं, तो ये आपके क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो से ही इसे प्राप्त हुआ है। और जो जौ की खेती थी वो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, जो हड़प्पावासी थे वो सबसे पहले जौ से ही परिचित थे। ठीक है गाइस, फिर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो पूर्वी स्थान इनका आलमगीरपुर है, जो कि किस नदी के तट पर है बसा है, तो वो आपकी हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर, धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ये आपके गुजरात में स्थित है। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की उपासना करते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि शीशे का आयात किस देश से किया जाता था, तो शीशे का आयात आपका ईरान से करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था, तो क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे, तो शवाधान यानी कि बॉडी को दफनाने का जो प्रचलन था वो 3 प्रकार से किया जाता था। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी, तो वो आपकी कांस्य युगीन की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है गाइस, फिर है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति यानी कि जैसे धरती माँ है और जो प्रकृति है उसमें विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में। फिर नेक्स्ट है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे माना जाता है, तो एशिया का जो प्रकाश पुंज है वो आपका महात्मा बुद्ध को मानते हैं, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। फिर उसके बाद है कि महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था, तो उनके माता पिता का नाम महामाया उनकी माता थी और शुद्धोधन उनके पिता थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह कराया गया था, यानी कि उनकी पत्नी कौन थी, तो उनकी पत्नी यशोधरा थी और उनके पुत्र राहुल थे। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में सैर कर रहे थे तो कितने दृश्यों को क्रम से देखा गया था, तो जब वो कपिलवस्तु में जब वो घूम रहे थे, ये आपने स्टोरी भी काफ़ी पढ़ी होगी, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक शव यानी कि बॉडी देखी थी, एक बीमार व्यक्ति देखा था और एक सन्यासी। तब जाके उन्हें क्लियर हो गया था कि जीवन में कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी। ये 4 दृश्य देखकर वो काफ़ी विचलित हो गए थे, क्योंकि वो पहली बार ही सैर करने के लिए निकले थे भाई। ठीक है गाइस, और उनका शादी कब हो गई थी, तो उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, यानी कि जो सामाजिक समस्याएं थी उनसे परेशान होकर उन्होंने कितनी आयु में गृह त्याग दिया था, तो 29 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्यागने की घटना को किस नाम से जानते हैं, तो गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। फिर है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो उन्होंने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी वो आलार कलाम से की थी, क्योंकि वही उनके गुरु थे। ठीक है गाइस, तो जो सिद्धार्थ थे उन्हें 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी, और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष भी
कहते हैं और वो आपका बोध गया में है। कहाँ पर? बोध गया यानी कि बिहार में है। ठीक है गाइस, तो सांख्य दर्शन किसकी शिक्षा किससे प्राप्त की थी उन्होंने? तो अलार कलाम से। फिर नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि उन्होंने कितने साल तपस्या की थी? तो उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। फिर नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे? यानी कि पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें किस नाम से जानते? तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। फिर है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस प्राप्ति की टाइमिंग की जो घटना थी उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को समबोधि कहते हैं। ठीक है गाइस, समबोधि। और ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना आपकी पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी, पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा। फिर आगे है कि बैसाखी पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपकी नदी का नाम निरंजना नदी थी और पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट है कि जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहाँ पर है? तो वो स्थान आपका बोध गया यानी कि बिहार कहलाता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि उसे बिहार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बौद्धों का बिहार यानी कि रहने का जो जगह होती थी उन्हें बिहार कहते थे और वहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो काफ़ी संख्या में पाए जाते थे, इसीलिए बिहार का नाम बिहार पड़ गया है। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला जो प्रवचन था वो उन्होंने सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में दिया था और उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं और उनकी जो भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा पाली भाषा थी। फिर नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो उपदेश वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो उनके जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था यानी कि अपनी मृत्यु हुई थी उनकी, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि उनकी जो शरीर त्यागने की जो घटना थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है ना गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये जो क्वेश्चन है आपका महापरिनिर्वाण वाला ये काफ़ी बार पूछा गया है। एक जैन के महावीर स्वामी के संबंध में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था तो वो उसमें जो किस धर्म की सबसे ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो जो बौद्ध धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो आपका त्रिपिटक है। फिर है कि संघ संबंधी नियम दैनिक आचार विचार का संग्रह किसमें किया गया है? तो वो आपका विनय पिटक में किया गया है। दैनिक आचार विचार विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित संग्रह को क्या कहते हैं? तो जो बौद्ध ग्रंथों का जो उपदेश थे और सिद्धांत थे उन्हें जो संग्रह किया गया था उसे सूत्र पिटक कहा जाता है। आगे है कि अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? तो जो आपका अभिधम्म पिटक है उसमें प्रश्नोत्तर क्रम और दार्शनिक सिद्धांत संबंधित हैं। तो ये आपके 3 पिटक हो गए। ठीक है गाइस, त्रिपिटक हो गए। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है गाइस, ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण कर लेते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें भिक्षुक कहते थे, जो जगह जगह जाकर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो उन्हें भिक्षुक कहते थे। नेक्स्ट है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसे उपासक, यानी कि वो अपनी गृहस्थी भी चला सकता है और बौद्ध धर्म को भी अपना सकता है तो उसे उपासक कहा जाता था। आगे है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? जब बौद्ध धर्म में हम प्रवेश करते थे तो उस क्रिया को क्या कहते थे? तो उस क्रिया को उपसंपदा या प्रवज्जा कहा जाता था। ठीक है
है गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो थी उनकी प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मासी थी। क्या मासी थी। जब उनकी माता का देहांत हो गया था तो उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो उनके अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और वो भी राजगृह में। और कब, तो 483 में, जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के राजगृह में। फिर है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक में हुई थी, वो भी वैशाली में। फिर है कि तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई। तो तृतीय बौद्ध संगति 255 में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में और 72 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ जाके हुई थी। ठीक है गाइस, आगे है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद जो आपका बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है गाइस, हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में ये बट गया था। आगे है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जो धार्मिक रूप से जो जुलूस निकाले जाते थे, चर्चा करी जाती थी, तो वो बौद्ध धर्म के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। फिर है कि बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया था। जो बौद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी तो उसका जो निर्माण हुआ था वो मथुरा कला शैली पर हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो गांधार शैली पर बनाई गई हैं। फिर है कि बौद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो वो आपका अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में बताए गए थे, जिसका पालन करके आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं। कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है। जब आपको तृष्णा यानी किसी भी चीज़ की कोई लालसा नहीं रहती है, तब जो आपको वो अवस्था कौन सी होती है, तो वो अवस्था आपकी निर्वाण होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। फिर है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में वर्णित हैं। तो जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं वो आपकी जातक कथाओं में वर्णित है। नेक्स्ट है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। फिर है कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है। जो जन्म से उनका जो प्रतीक संबंधित है तो वो कौन सा है, वो है आपका कमल व शांड। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक क्या है, तो वो पद चिन्ह है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को किस में रखा गया था। तो उनके शरीर के अवशेषों को स्तूपों में रखा गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो जो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान तो नालंदा विश्वविद्यालय। फिर है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। फिर है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। फिर है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। ठीक है गाइस, ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब आपका जैन धर्म आ गया है। फिर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी का जन्म था वो कुंडल ग्राम वैशाली में 540 में हुआ था। ठीक है, इसमें मतभेद भी हैं लेकिन 540 सही है। फिर है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे। तो जो महावीर स्वामी के जो पिता के कुल था वो उनका यात्रक कुल था। ठीक है गाइस, यात्रक कुल। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सिद्धार्थ के जो पिता, एक तो इनके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके पिता कौन थे। तो सिद्धार्थ थे और कौन से कुल था। तो इनका यात्रक कुल था। ठीक है गाइस, फिर है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फिर नेक्स्ट है कि महावीर की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था।
तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुज्या था। ठीक है गाइस, अनुज्या। तो गाइस हमारे चैनल पर आपको ये क्या कहते हैं बीपीएससी से संबंधित जितने भी आपकी करंट अफेयर है, सामान्य विज्ञान है, इन सभी की आपको हमारी क्लास में मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। हम डेली आपके लिए क्या कहते हैं मैराथन की क्लासेस बना दिया करेंगे। करंट अफेयर की भी बनाएंगे, सामान्य विज्ञान की भी, जिसमें आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों पार्टों का अलग अलग एक क्या कहते हैं टॉपिक वाइज पूरा 500 क्वेश्चनों का मैराथन बना देंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो वो आपके भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, जब स्वामी जी 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर क्या कहते हैं अपने जीवन को, संन्यास को स्वीकार लिया था। ठीक है, कितनी आयु थी इनकी? तो इनकी आयु थी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष के बाद किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इन्हें ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कितने साल तपस्या की थी? तो उन्होंने 6 साल की थी। ठीक है गाइस, और जो महावीर स्वामी है तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष। ठीक है गाइस, और कौन सी नदी थी? तो नदी थी ऋजुपालिका और वृक्ष था साल का वृक्ष। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद को किन नामों से जाना जाता है? तो जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद जिनको विजेता, अहर्त को पूज्य, निर्धन को बंधनहीन माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार भी पूछा गया है, तो इसका भी आप खास ध्यान रखें। फिर है कि महावीर का अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? जो महावीर स्वामी को मानते थे तो उनके अनुयायी थे, उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें निर्घात कहते थे। क्या? निर्गत कहते थे, जो उनका अनुसरण करते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे केवल की प्राप्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। फिर है कि जियो और जीनो दो किसने कहा? तो ये आपका महावीर स्वामी ने कहा। कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगिरह के बिलुचल पहाड़ी पर दिया था। अपना पहला उपदेश राजगिरह के बिलुचल पहाड़ी पर। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो इन्होंने अपनी जो उपदेश हैं वो प्राकृतिक भाषा अर्ध मगधी में दिए हैं। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके प्रथम शिष्य जमाली थे, जो कि इनकी पुत्री के दामाद थे। और इनकी पुत्री कौन थी? जो हमने पीछे आपको बताया था, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी, जो कि नरेश अधिवाहन की पुत्री थी। और बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन हुई थी? तो महाप्रजापति हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो जो स्वामी महावीर थे उनकी जो भिक्षुणी संघ था उसमें जो उनकी प्रधान कौन थी? तो उनकी प्रधान चंदना थी। कौन? चंदना थी। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। आगे है कि जैन धर्म के 23 तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। और वो किसके पुत्र थे? तो वे आप अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और अश्विन सेन के पुत्र थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो वो आपका ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी दो क्या कहते हैं जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकरों के नाम आपके ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो महावीर के जो मुख्य शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणों में बांटा था? तो जो महावीर के शिष्यों का जो गण था वो 11 गणों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो जो जैन धर्म था उसका प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक आर्य शूरधर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुआ था। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में हुआ था 468 में। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र
थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इनकी पहली जो भी बौद्ध धर्म की भी पहली संगति और जैन धर्म की पहली संगति काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई थी। तो द्वितीय जैन संगति जो आपकी थी वो 512 ईस्वी में वल्लवी और इसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। तो जो 1 तो 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं कि कब, तो 512 में और वल्लवी ने कराई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि जैन धर्म कितने भागों में बांटा हुआ है। तो जो आपका जैन धर्म है वो भी 2 भागों में बटा गया है और बौद्ध धर्म भी 2 भागों में है। तो क्या कहते हैं 2 भाग कौन कौन से थे, तो श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है कि स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते हैं। तो स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। नेक्स्ट है कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे, तो वो दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी। तो कल्प सूत्र की जो रचना थी वो भद्रबाहु ने की थी और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे, तो वो दिगंबर कहलाते थे क्योंकि वो नग्न रहा करते थे और वो क्या कहते हैं आसमान को ही अपना वस्त्र समझते थे। ठीक है गाइस, और क्या कहते हैं और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो आपके श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है गाइस, और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है कि महावीर और महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो जो महावीर थे और बुद्ध थे उन्होंने किसके शासन में उपदेश दिए थे, तो उन्होंने बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, चंदेलों ने करवाया था। फिर उसके बाद है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से हैं। तो जैन धर्म से संबंधित कौन से त्रिरत्न है, तो वो है आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि महापंचाव्रत का संबंध किस धर्म से है। तो महापंचाव्रत जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस पर आगे है कि स्यादवाद, अनेकातवाद और थेरवाद के सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। तो ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है गाइस, फिर है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण थे हमारे वाक्य बिहारी। नेक्स्ट है कि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो विष्णु के जो 10 अवतारों का जो वर्णन है वो आपका मत्स्य पुराण में मिलता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है गाइस, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि 10 अवतारों के पुराणों का मिलता है तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है कि किस यूनानी दूत ने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था। तो वो कौन थे जिन्होंने गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था, तो वो थे आपके हेलियोडोर। ठीक है गाइस, होलियोडोर। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त संतों को क्या कहते हैं। तो जो भगवान शिव के भक्त होते थे उनके संतों को नए नार कहा जाता था, नए नार। नेक्स्ट है कि भगवान विष्णु से संबंधित संत क्या कहलाते थे। तो जो भगवान विष्णु से संबंधित जो संत होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो उनका जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तीलियां हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो ये आपके मखली पुत्र गोसाल थे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मखली पुत्र गोसाल जो कि आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हज़रत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काफ़ी आपने सुना होगा कि मक्का मदीना जो कि वहाँ पे हजरत यानी कि हज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है। तो जो मक्का से और मदीना की जो यात्रा है उसे हिजरी संवत 24 सितंबर 600
422 ईस्वी हिजरी सम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसमें 114 अध्याय हैं। नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया, तो जब पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 632 में, और इसके दो संप्रदाय में बट गया था, शिया और सुन्नी। ठीक है गाइस, शिया और सुन्नी। आगे बढ़ते हैं कि हजरत जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित था, तो 6ठी शताब्दी पूर्व जो आपका भारतवर्ष था वो हमारा 16 महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है गाइस, और इन 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो आपका अगुंतर निकाय यानी कि बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ है, अगुंतर निकाय, और कितने 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है, तो जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें कौन सा जनपद स्थित है, तो उसमें आपका गंधार जनपद स्थित है। किसका, 16 महाजनपद का गंधार जनपद वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो आपका मगध था। और मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। तो इस तरीके से जो मगध में सबसे अच्छा शासन किसका रहा था, तो अशोक का रहा था। और अशोक से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो आपका अगुंतर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है कि मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था, जो मगध राज्य था उसका सबसे प्राचीन राजवंश आपका बृहद्र वंश था। कौन सा, बृहद्र वंश था। फिर नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य में हरेक वंश की स्थापना किसने की थी, तो मगध साम्राज्य में हरेक वंश की स्थापना आपकी बिंबिसार ने की थी, और वो भी कब की थी, तो 544 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो जो बिंबिसार थे वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है गाइस, फिर है कि बिंबिसार ने अपने किस राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, तो बिंबिसार ने क्या कहते हैं, जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, तो बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी है कि उन्होंने कौन से राजवेद को भेजा था, तो वो आपके जीवक को भेजा था। आगे है कि बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था, तो बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता था। फिर है कि बिंबिसार को किस से विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थी जिनसे क्या कहते हैं विवाह करने के बाद उन्हें काशी था वो उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, तो वो था महाकौशला, जो कि कौशल राज की पुत्री थी। नेक्स्ट है कि हरेक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो जो बिंबिसार थे उन्होंने वैवाहिक संबंध क्या स्थापित किए थे साम्राज्य के विस्तार के लिए। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो बिंबिसार की जो हत्या हुई थी वो उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, और कब, तो 492 में की थी। ठीक है गाइस, 492 में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और उनके पिता कौन थे, तो बिंबिसार थे। और इसी वजह से अजातशत्रु की भी मृत्यु हुई थी। जो उनके पुत्र थे उन्होंने भी अपने पिता को सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट है कि हरेक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो हरेक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, जो कि 1493 ईसा पूर्व में वो शासन पर बैठे थे। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अजातशत्रु को दूसरे नाम से कुड़िक है, कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और कब हुई थी, तो वो आपकी 483 ईसा पूर्व में आपकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद है कि अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो जो वैशाली थी, वैशाली को विजय करके उन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने की थी, और कब की थी, तो वो आपकी 461 में की थी। 461 में अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी थी। फिर है कि उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो जो उदयन थे वो आपकी मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठे थे। नेक्स्ट है कि गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी, तो उन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि पटना की स्थापना
की थी, और कौन कौन सी नदी, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पाटलिपुत्र को किस शहर की स्थापना, जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है कि उदयन ने कैसे अपनी राजधानी बनाया था, तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, और सबसे पहले जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया था तो वो उदयन के द्वारा ही बनाया गया था। फिर है कि हर्यक वंश का शासक कौन था, तो हर्यक वंश का जो शासक था वो आपका नागदशक थे, और इसकी संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है गाइस, कौन थे, बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं कि पितृ हत्या यानी कि पिता की हत्या के नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है, तो हर्यक वंश को क्या कहते हैं, पितृ हत्या के वंश से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था, तो जो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक को पद से उनके सेनापति शिशुनाग ने हटा दिया था, क्योंकि शिशुनाग ने अपने ही राजा की मृत्यु करके खुद सिंहासन पर बैठ गए थे, और कौन, शिशुनाग। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो आपके शिशुनाग ही थे, और कब उन्होंने उसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने अपने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल चला था। ठीक है गाइस, किसका, शिशुनाग वंश का, और इसके संस्थापक तो शिशुनाग थे। फिर है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर किसे राजधानी बनाया था, तो जो शिशुनाग थे उन्होंने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया था। ठीक है गाइस, वैशाली को बना लिया था। ये क्वेश्चन भी है कि दूसरी बार जो राजधानी थी वो वैशाली किसने बनाई थी, तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था। कौन था, कालाशोक। और कालाशोक के शासनकाल में ही आपकी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और कब, तो 383 में क्या कहते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और किसने करवाया था, तो कालाशोक ने करवाया था। फिर है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपका नंदी वर्मन था। कौन, नंदी वर्मन था। शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की थी, तो महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश की मृत्यु करके क्या कहते हैं, नंद वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं कि किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता था और एकराट की उपाधि धारण की थी, तो वो महापद्मानंद थे, जिन्होंने कलिंग प्रदेश को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। फिर उसके बाद है कि कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था, तो जो घनानंद थे वो नंद शासक के सिकंदर के समकालीन थे। फिर उसके बाद है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान का प्रारंभ किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान स्टार्ट किया था। फिर है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राज्य के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, तो हाइडे स्पीच का युद्ध राजा पोरस की क्या कहते हैं के बीच हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार गाइस पूछा गया है कि सिकंदर और किसके साथ उनका जो युद्ध हुआ था, तो वो पोरस के साथ। फिर है कि जो ये युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच युद्ध जो हुआ था वो किस नदी पर हुआ था, तो वो आपका झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है गाइस, फिर है कि हाइडे स्पीच युद्ध को किस नाम से भी जानते हैं, तो इसे बितसा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बितसा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर है कि हाइडे स्पीच यानी कि सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था, तो सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। कौन थे, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के प्रधान सेनापति थे। नेक्स्ट है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस थे। कौन था, निर्याकस थे। नेक्स्ट है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 में की थी, और उन्होंने किसे हराया था, तो उन्होंने घनानंद को हराया था। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि घनानंद को किसने हराया था, तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। या फिर नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद थे। फिर है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और कब की थी, तो वो आपकी 322 ईसा पूर्व में की थी। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से अगर घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी पूछे तो वो आपको कैसे भी पूछ सकता है। और गाइस, जो मैं आपको वन लाइनर करा रही हूँ जल्दी तो मैं आपको क्विक रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बीपीएससी ट्री 2 की तरफ से मिला है, और इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा डिटेली
पढ़ाएं, क्योंकि डिटेल के चक्कर में पूरा कोर्स भी नहीं हो पाएगा और पूरा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है गाइस, तो ये हम आपकी जो आपकी प्राचीन भारत की जो मैराथन क्लास है, ये आपकी 500 प्लस क्वेश्चनों की मैराथन क्लास है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराया था? तो जो चाणक्य थे, उनकी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। फिर है कि चाणक्य को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। किससे? चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो जो अर्थशास्त्र था उसका संबंध आपका क्या कहते हैं, राजनीति से था। तो उसमें क्या कहते हैं, अभी भी आपके काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो चाणक्य ने की है। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वो यानी कि प्रधान थे, तो वो आपके क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराया था? तो वो भी चाणक्य की सहायता से हराया था। काफ़ी बार सुना गया है कि चाणक्य के जो महान घनानंद थे, उनका जो अहंकार था उसे तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी एक चोटी का जम लगा दिया था। फिर नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को विश्यल यानी कि निम्न कुल के में उत्पन्न हुए को बताया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें विश्यल कुल के बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे है कि किसकी तुलना में मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है? तो मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है उसकी किससे तुलना की जाती है? तो वो उनकी चाणक्य के अर्थशास्त्र से उसकी तुलना की जाती है। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था, पड़। फिर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है गाइस, आगे है नेक्स्ट है कि सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था? तो वो कार्नेलिया थी। कौन थी? कार्नेलिया का विवाह क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने करा दिया था। फिर है कि सेल्यूकस निकेटस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वो मेगास्थनीस थे, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीस की पुस्तक ही इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित और भारतवर्ष से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि मेगास्थनीस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीस ने इंडिका लिखी थी। फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा आपकी भद्रबाहु से ली गई थी। ठीक है गाइस, कहाँ से ली थी? तो भद्रबाहु से उन्होंने जैन शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो वो किया है एपियानियानस में। जो एपियानियानस है उसमें सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन की हुआ है। ठीक है, फिर है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रावण बेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रावण बेलगोला में आपकी क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। फिर आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म जैसे बताया गया है कि क्या कहते हैं, संलेखना विधि। कौन सी? संलेखना विधि। इसमें जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो सब अन्न पान सब छोड़ देता है, यानी कि वो खाना पीना सब छोड़ देता है और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर है आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन सा मौर्य वंश अगला शासक बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक बना था? तो उनके पुत्र बिंदुसार क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का अगला शासक बना था।
फिर आगे है कि बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार को अन्य क्या कहते हैं, अमित्र घात यानी कि मित्र शत्रु का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या, सिंहसेन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है कि बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया था। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था। तो डायमेकस। फिर है कि मिस्र के शासक टालमी विश्व द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो डायनोसिस को भेजा था। ठीक है गाइस। फिर है कि मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो वन विभाग के प्रधान को आटविक कहते हैं। क्या, आटविक। आगे बढ़ते हैं कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थी। आगे है कि बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना था। तो वो अशोक बने थे। कौन, और बिंदुसार के जो अगले पुत्र थे अशोक, वो क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में बने थे। फिर अशोक कब मगध की गद्दी पर बैठा था। तो जो अशोक थे वो मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कि मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राजपाल था। तो अशोक जो थे वो उज्जैन के राजपाल थे। मगध की गद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक थे वो उज्जैन के राजपाल थे। फिर है कि अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है। तो अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवाना प्रिय यानी कि देवों को प्रिय की उपाधि दी गई है। देवाना प्रिय। आगे है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। अशोक वर्धन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो भाब्रू अभिलेख। कौन सा, भाब्रू अभिलेख में जो अशोक हैं उन्होंने खुद को मगध का राजा बताया था। फिर नेक्स्ट है कि अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या 14 शिलालेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया था। तो अशोक के शिलालेखों का पता पादरेटी फैनथेलर, जिन्होंने 1750 में इसका पता लगाया था। कौन थे, पादरेटी फैनथेलर, पादरेटी फैनथेलर। ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं और जो इस 1750 में आगे है, नेक्स्ट है कि पुराण अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है गाइस, 1835 में। और शिलालेखों को पता किसने लगाया था। तो वो पादरेटी फैनथेलर ने। और कब, तो 1750 में। ठीक है गाइस। अब आगे है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक का पूरा रुख ही बदल गया था। फिर आगे है कि अशोक ने किस घटना के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार देखकर उन्होंने क्या कहते हैं, युद्ध की नीति को ही त्याग दिया था। फिर आगे है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। तो 13वें जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा, 13वां अभिलेख। फिर आगे है कि अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने युद्ध की नीति त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको, बौद्ध धर्म को। और जो आपके चंद्रगुप्त थे वो आपके जैन धर्म से संबंधित थे। फिर है आगे कि अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो जो उपगुप्त थे, उपगुप्त, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। फिर आगे है कि कल्लर द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है। तो जो कल्लर द्वारा राजतरंगिणी है उसमें अशोक को क्या कहते हैं, शैव धर्म का अनुयायी बताया है। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन हो गए कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। तो वो कल्लर है। ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट है कि धर्म का अनुयायी, तो वो शैव धर्म हो गया। फिर है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो भारत में जो शिलालेखों यानी
शिलालेख यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पर लेख करना, तो वो उसकी शुरुआत सबसे पहले अशोक ने की थी। फिर आगे है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था कि जाओ और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो जो आपके सांची के स्तूप का जो निर्माण हुआ है वो अशोक ने करवाया था, और वो सांची का स्तूप कहाँ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 में, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। फिर है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि बृहद्रथ की हत्या किसने करवाई थी। तो जो बृहद्रथ की जो हत्या थी वो पुष्यमित्र शुंग ने कराई थी। आगे है कि मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर है कि शुंग काल में किस धर्म का उदय और विकास हुआ था। तो शुंग काल में वैष्णव धर्म का उदय और विकास हुआ था, वैष्णव धर्म का। आगे बढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इन यज्ञों को पुरोहित कौन था। तो इन यज्ञों का जो पुरोहित था वो पतंजलि थे। आगे है कि महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो जो महाभाष्य नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना पतंजलि ने की थी। ठीक है गाइस, पतंजलि ने की थी। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और उस स्तूप का जो निर्माण होता था उसकी जो प्रचलन जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट की थी। तो वो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी गाइस, अशोक ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया था। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने मेनांडर को हराया था। किसको, मेनांडर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। फिर उसके बाद है कि देवभूति की हत्या किसने की थी। तो देवभूति की हत्या उनके सेनापति वासुदेव ने की थी। फिर है कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व राजवंश जो कि 75 ईसा पूर्व में उसकी स्थापना की थी। फिर है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा। आगे बढ़ते हैं कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सुमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में की थी। फिर कि सातवाहन वंश यानी कि आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो जो सातवाहन वंश थे उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र गोदावरी नदी को अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। फिर है कि आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन से, जो आंध्र सातवाहन वंश थे उन्होंने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी थी। फिर है कि सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की थी। तो सर्वाधिक धातु की जो मुद्रा थी वो शीशे की मुद्राएं चलाए करते थे। तो कौन, सातवाहन। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि शीशे की मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी या सर्वाधिक किसने चलाई थी। तो वो सातवाहनों ने चलाई थी। फिर है कि किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की रचना मिलती है, चर्चा मिलती है। कितने, 19 सातवाहन शासक। तो वो आपका वायु पुराण है। फिर है कि ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था। तो वो भी आपका सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा आरंभ की थी। फिर है कि सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। तो वो है आपका सातकर्णी
प्रथम, यानी कि जो सातकर्णी प्रथम थे उनका जो नाम है वो सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। फिर है कि अमरावती शैली किस शासकों की देन है? तो जो अमरावती शैली है वो आपकी सातवाहनों की देन है। फिर है कि सातवाहन वंश के समय की सामाजिक प्रणाली कैसी थी? तो जो सातवाहन वंश के समय की जो सामाजिक प्रणाली थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि जो लेडीजें होती थी उनकी सत्ता होती थी, आदमियों की इतनी नहीं चलती थी जितनी लेडीजों की चला करती थी। तो वहाँ पे सामाजिक प्रणाली कैसी थी? तो वो मात्र सत्तात्मक सामाजिक प्रणाली थी। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, आगे है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था। कौन था? विजय था। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त थे। और कब हुई थी? तो 275 में ईसा में। फिर है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी को कहा जाता है। फिर है कि गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तो वो भी आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। फिर ये क्वेश्चन जो आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? तो जो गुप्त संवत की जो शुरुआत थी वो आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और 319 और 20 में की थी। फिर आगे है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया था? तो वैशाली राज्य को प्राप्त किया था। और शादी किससे की थी? तो कुमार देवी से। और कहाँ की ये राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है गाइस, और किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर आगे है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका कौन सा पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त 335 में क्या कहते हैं? राजगद्दी पर बैठे थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, तो वो भी आपका समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। फिर है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो वो आपके समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो जो विलियम ए स्मिथ है उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने? विलियम ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे है कि आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा जाने लगा था? तो भारत का नेपोलियन। और उन्हें काफ़ी बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें 9 आर्यावर्त के शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। फिर है कि किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि धारण की गई है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि धारण की गई है। फिर है कि परमा भागवत की जो आगे है कि समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु धर्म को काफ़ी मानते थे और विष्णु के ही उपासक थे। फिर है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेठ थे। फिर है कि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो वो उसके भी लेखक हरिशेठ थे। फिर है कि गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो संस्कृत थी। फिर है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पर बैठा था? तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राज सिंहासन पर बैठे थे। और कब? तो 380 में राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है गाइस, आगे है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आए थे? तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य 405 ईसा पूर्व में भारत आए थे। कौन से? फाहियान। तो गुप्त शासकों में कौन से चीनी यात्री आए थे? तो फाहियान आए थे। और किसके में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के सिक्के कब चलवाए थे? तो क्या कहते हैं? शकों की विजय के उपरांत। ठीक है गाइस, आगे बढ़। और गाइस जो आपके चांदी के सिक्के थे वो सबसे पहले गुप्त वंश में ही चलाए गए थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि दिल्ली में स्थित मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो जो दिल्ली में स्थित जो मेहरौली का स्तंभ है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका निर्माण कराया था। फिर है कि किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आगे आता है, और ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहते थे?
तो वो भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर नेक्स्ट है कि कालिदास और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्न में शामिल थे? तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। कौन? कालिदास और धन्वंतरी। ठीक है गाइस, और नवरत्न किसके में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में। फिर आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। आगे बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, तो उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि वो बिहार में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर है कि मयूर आकृति की रजत मुद्राएं किसने चलाई थी? तो जो मयूर आकृति यानी कि मोर की आकृति छपी हुई जो सिल्वर की चांदी की जो मुद्राएं थी वो आपकी कुमारगुप्त प्रथम ने चलाई थी। फिर है कि कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। और स्कंदगुप्त क्या कहते हैं, 455 से 467 तक इनका शासनकाल चला था। फिर है कि किस गुप्त शासक के समय हुरों ने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुरों ने किया था। और कब किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। आगे है कि हुणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जब हुणों को पराजित कर दिया था स्कंदगुप्त ने, तो उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। फिर है कि किस गुप्त शासक ने गिरनार पहाड़ पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो स्कंदगुप्त ने क्या कहते हैं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। आगे है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम जो गुप्त शासक थे वो आपके भानुगुप्त थे। कौन? भानुगुप्त थे। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फिर है कि किस महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ का संबंध गुप्त काल से है? तो जो आपके आर्यभट्ट थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आर्यभट्ट थे उनका संबंध गुप्त काल से है। फिर है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में चलाए गए थे सोने के सबसे ज्यादा सिक्के, इसीलिए उसे गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि भीतरी स्तंभ के लेखक का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो भीतरी स्तंभ जो का संबंध है वो स्कंदगुप्त से है। फिर है कि विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना किस काल में की गई थी? तो जो विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र और हितोपदेश की जो रचना हुई थी वो गुप्त शासनकाल में हुई थी। फिर है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग आपका गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो आपका ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो आप कह दोगे कि विष्णु शर्मा ने की है। और हितोपदेश की रचना किसने की है? तो वो भी आपकी विष्णु शर्मा ने की है। और ये किस काल से संबंधित थे? तो गुप्त काल से संबंधित थे। फिर आगे है कि प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है? तो जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, जो कि कालिदास ने इसकी रचना की थी और इसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया है। ये पहली रचना है। ठीक है गाइस, कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है गाइस, आगे है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली था? तो जब गुप्त वंश की जब खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, तो उसके बाद पुष्यभूति वंश जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। फिर है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति की स्थापना जो हुई थी, संस्थापना, वो आपकी पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो आपका हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे, जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा थे। फिर है कि हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठे थे? तो जो हर्षवर्धन थे वो राजगद्दी पर 606 ईसा पूर्व में बैठे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी जो आयु थी वो काफ़ी कम थी। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो पुष्यभूति वंश की जो स्वतंत्रता थी उसके जन्मदाता प्रभाकर वर्मन को कहा जाता है। फिर है कि प्रभाकर वर्मन की कितनी संतान थी? तो प्रभाकर वर्मा की 3 संतान थी, जिसमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री राजश्री थी और पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? राजगद्दी प्राप्त हुई थी। फिर है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी हर्षवर्धन को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर मुसलमानों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर
कर दिया था। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके हर्षवर्धन, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंग सांग चीनी यात्री भारत आया था। फिर है कि हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने की थी? शशांक ने की थी। और जो आपका हुएंग सांग वाला जो चीनी यात्री वाला है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के काल में हुएंग सांग भारत आया था। फिर है कि ग्रह वर्मा की हत्या कर राजश्री को किसने बंदी बनाया था? राजश्री उनकी बहन थी। तो जब ग्रह वर्मा की हत्या हो गई थी तो उसे क्या कहते हैं, मालवा वालों ने उन्हें क्या कहते हैं, बंदी बना लिया था। फिर है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अब से अपनी राजधानी भी बनाए? तो हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और कन्नौज को ही उन्होंने अपनी राजधानी भी बना लिया था। और शशांक ने ही हर्षवर्धन के बड़े भाई की भी हत्या की थी। फिर है कि हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो जो पुलकेशिन द्वितीय थी, उन्होंने हर्षवर्धन को क्या कहते हैं, नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। और चालुक्य वंश के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। फिर है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरित, यानी कि हर्षवर्धन के ऊपर ही पूरी किताब रची हुई है। फिर है कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? तो जो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो रचना है, ये हर्षवर्धन ने इनकी रचना की थी। फिर है कि द्वितीय अशोक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो अशोक को ही द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफी बार पूछा गया है। फिर है कि प्रयाग के संगम पर कुंभ मेला का आरंभ किसने किया था? तो ये भी आपका हर्षवर्धन ने ही इस प्रथा का आरंभ किया था। प्रयाग के संगम पर कुंभ मेला का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। फिर है कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी थे? तो जो हर्षवर्धन थे वो आपके गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था? तो उन्होंने महायान शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है गाइस, और वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को लोकपाल कहा जाता था। लोकपाल। फिर नेक्स्ट है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस हिंद यूनानी शासक ने किया था? तो भारत पर आक्रमण क्या कहते हैं, बैक्ट्रिया शासक डेमेट्रियस ने 1990 ईसा पूर्व में किया था। फिर नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था? तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक आपका मीनांडर था। कौन? मीनांडर था। फिर है कि मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो थी वो नागार्जुन नागसेन से प्राप्त की थी। नागार्जुन नागसेन से प्राप्त की थी। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के साथ मीनांडर के द्वारा दिए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है? तो ये आपका मलिंद पन्नों पर विस्तृत वर्णन मिलता है कि इसका जो बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन के बीच में जो मतभेद हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उसका मलिंद पन्नों पर उसकी पूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने स्टार्ट किए थे। हिंद यूनानी। फिर है कि भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो भारत में पर्दा प्रथा हिंद यूनानियों की देन है। क्योंकि पहले स्त्रियां जो होती थी वो पूरे हक से और आराम से सम्मान से रहती थी, लेकिन जब भारत में बाहरी देशों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था तो पर्दा प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। फिर है कि हिंद यूनानी शासकों के अन्य क्या नाम है? तो हिंद यूनानी का अन्य नाम यवन भी है। फिर है कि हिंद यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो उनके बाद शक सीथियन भारत में आए थे। फिर है कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो शक थे आपके वो मध्य एशिया के निवासी थे। और प्रथम शक राजा कौन था? तो प्रथम शक राजा मो था। कौन था? मो था। फिर आगे है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक आपका रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम। फिर है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था? तो वो आपका शक राजा रुद्रदामन ने प्रथम ने किया था। कौन सा? गिरनार अभिलेख शक राजा रुद्रदामन प्रथम। फिर आगे है कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके कौन सी संवत प्रारंभ की थी? तो उज्जैन के स्थायी राजा
ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत स्टार्ट की थी। और विक्रम संवत कब से स्टार्ट होती है? तो 58 ईसा पूर्व से। ठीक है गाइस, आगे है कि भारत में शक शासन क्या कहलाते थे? तो जो भारत में शक शासक थे वो क्षत्रप कहलाते थे। ठीक है गाइस, फिर है कि पार्थियन मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो जो आपके पार्थियन थे वो ईरानी थे। कैसे थे? ईरान के निवासी थे। फिर है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन सा था? तो वो आपके गोंदोफार्निस थे। गोंदोफार्निस प्रसिद्ध पार्थियन शासक थे। फिर है कि पार्थियन राजा गोंदोफार्नियस के शासनकाल के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत कौन आया था? तो वो आपके सेंट थॉमस आए थे भारत सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सेंट थॉमस। और किसके शासनकाल में? तो गोंदोफार्नियस के शासनकाल में। फिर है कि भारत में पार्थियनों के बाद कौन आए थे? तो भारत में पार्थियनों के बाद कुषाण वंश आए थे। कौन सा? कुषाण आए थे भारत में। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि कुषाण चीन के गोबी प्रदेश के किस जाति से संबंधित थे? तो जो कुषाण थे वो यूची व तोखरी जाति के थे। यूची और तोखरी जाति के थे। फिर है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। कुजुल कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। फिर है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। फिर है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत को चलाया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था, जो कि हमारा अभी भारतीय शक संवत भी है। ठीक है गाइस, फिर है कि कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी कैसे बनाया था? तो कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी क्या कहते हैं? पुरुषपुर यानी कि पेशावर, और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। पहली राजधानी उनकी मथुरा, पेशावर, द्वितीय मथुरा और पहली पेशावर थी। फिर है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जो कि आयुर्वेद के विख्यात विज्ञान थे। चरक किससे संबंधित थे? तो आयुर्वेद से। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित थे। फिर है कि कनिष्क का राजकवि कौन था? तो जो कनिष्क के राजकवि थे वो अशोक घोष थे। कौन थे? अशोक घोष थे। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना आपकी अशोक घोष ने ही की थी, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, और बुद्ध की रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को। फिर है कि बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी? तो चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगति थी वो क्या कहते हैं? कनिष्क के शासन काल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है कि बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभाष सूत्र की रचना आपकी वसुमित्र ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जो कि माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की थी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। फिर है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रकूट की जो स्थापना थी वो दंती दुर्ग में और 752 में हुई थी। 752 में। ठीक है, फिर राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका कृष्ण प्रथम था। ठीक है, फिर है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो आपका कृष्ण प्रथम यानी कि राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि एलोरा और एलिफेंटा जो मंदिर है वो जो का निर्माण किसने कराया था? तो इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। और जो एलोरा एलिफेंटा की जो मंदिरें और गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय, और जिसकी राजधानी मान्य खेत है। जी राजधानी क्या है? मान्य खेत। और किसने की थी? तो तेलप द्वितीय ने। ठीक है गाइस, फिर है कि वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तो तेलप द्वितीय ने की थी। फिर है कि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को। फिर है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। किसने? परमेश्वर की उपाधि किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। और कब? तो हर्षवर्धन को हराने के बाद।
फिर है कि बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो बेगी के जो चालुक्य वंश की जो स्थापना थी वो आपके विष्णुवर्धन ने की थी, विष्णुवर्धन ने। फिर है कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी की यादव वंश की स्थापना की आपने रामचंद्र ने की थी। और यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो वो भी आपके रामचंद्र थे। फिर है कि दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण वंश के पल्लव वंश की स्थापना आपकी सिंह विष्णु ने की थी। फिर है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो आपकी कांची में थी। कहाँ पर? कांची में थी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। फिर है कि पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक कौन था? तो वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है, इसका निर्माण किसने कराया था? जिसे रथ वाला मंदिर भी कहते हैं, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इसमें रथों की संख्या कितनी थी? तो 7 ही। ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके आ गए हैं कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। और किसके शासन काल में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में रहते थे। और वो किस वंश से थे? तो वो आपके पल्लव वंश से थे। फिर है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपकी चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने की थी। और इसकी राजधानी तंजावुर थी। क्या थी? राजधानी तंजावुर थी और इसकी स्थापना विजयालय थी। फिर है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिलाया था? तो वो आपके राजेंद्र प्रथम थे, जिन्होंने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है कि पंचायती राज का सिद्धांत किसकी देन है? तो जो आपकी पंचायती राज का जो सिद्धांत है वो आपका चोल वंश का ही देन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये काफी बार पूछा गया है। फिर है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? तो जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे वो आपके पंपा, पोत्र और रन्न। तो पंपा, पोत्र और रन्न ये कुछ आपके कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल के पाल वंश की स्थापना आपकी गोपाल पाल ने की थी। और कब की थी? तो 750 ईस्वी में की थी। फिर है कि पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। और किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। फिर है कि बंगाल के सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल के सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। फिर है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सेन दरबार शासक के दरबार में रहते थे? तो वो आपके लक्ष्मण सेन के शासन के दरबार में रहते थे, ठीक है। और ये बंगाल के अंतिम हिंदू शासक भी थे। फिर है कि कश्मीर के लाहौर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर के लाहौर राजवंश की स्थापना कि संग्राम राज ने की थी। फिर है कि लाहौर वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो वो कल्लड़ थे। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो कल्लड़ थे। फिर है कि कल्लड़ ने कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना की है? तो वो है आपकी राज तरंगिणी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज तरंगिणी किस पर आधारित है? तो वो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। फिर है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो आपकी है वो मालवा शासक नागभट्ट प्रथम ने की थी, ठीक है गाइस। फिर आगे है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? तो वो आपका महिर भोज प्रथम है। कौन है? महिर भोज प्रथम है। और ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। महिर भोज प्रथम। आगे है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल के समय बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो आपके अलम शुदी थे। और कब की थी? तो 950 में उन्होंने बगदाद की यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी अलम शुदी, ठीक है। फिर है कि गहड़वाल वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1085 में की थी। फिर है कि पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? तो जयचंद की पुत्री का, जो पुत्री का नाम संयोगिता थी। फिर है कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा गया है। फिर है कि
चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी अहिछत्र में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? अहिछत्र में बनाई थी। फिर है कि चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो इनके जो दरबारी कवि थे वो थे आपके चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की भी रचना की थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। फिर है कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है गाइस, पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में वो जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसमें कौन हारा था? तो वो पृथ्वीराज चौहान थे। फिर है कि पृथ्वीराज तृतीय। फिर है कि चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो चंदेल वंश की जो स्थापना थी वो नन्नुक ने की थी और 1831 में। ठीक है, फिर चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी यहाँ पर मान्यता भी इसे मानी गई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। फिर है कि चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे आपके विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। आगे बढ़ते हैं कि चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? तो वो थे आपके केंद्रीय महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राजा धंग ने। ठीक है गाइस, राजा धंग ने प्रसिद्ध खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर है कि पार वंश का संस्थापक कौन था? तो पार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज। फिर आगे है कि पार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो आपका राजा भोज थे। फिर है कि सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? तो उन्होंने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राणा कुंभा ने कराया था। और किसके उपलक्ष्य में? तो जीत के सिसोदिया वंश को जब उन्होंने हरा दिया था तब उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि खटोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो खटोली का युद्ध था वो आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। फिर है कि सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और कब? तो 1576 में हुआ था। ठीक है, फिर है कि सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सोलंकी वंश की जो स्थापना थी वो मूलराज प्रथम ने की थी। कब की थी? तो मूलराज प्रथम ने की थी सोलंकी वंश की स्थापना। फिर है कि सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका भीम प्रथम है। कौन है? भीम प्रथम है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। फिर है कि सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में उन्होंने क्या कहते हैं? सोमनाथ पर आक्रमण किया था। फिर है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आपका प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका राजस्थान में स्थित है और ये 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और ये एक जैन मंदिर है और इसका निर्माता जो थे वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण किया था। तो गाइस ये जो मैंने आपको क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए, समझाया भी है थोड़ा बहुत, और क्या कहते हैं ये आपके बीपीएससी ट्री 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम वो आपके साथ वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपका माध्यमिक भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और किसी भी तरीके की न्यूज़ टीचर संबंधी न्यूज़ जो भी होती है वो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।